Hello everyone, welcome to Net Mentors. This is Manisha Sharma, and in this video we will be discussing a previous year question paper from your June 2019 of banking and financial institution. So what I think if you are following my video, then you must have seen that what is the pattern we are following. हम क्या कर रहे हैं, हम हर जो सब्जेक्ट है आपका कॉमर्स में 10 सब्जेक्ट्स हैं, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपके, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से हर सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वी आर कवरिंग दैट। तो अभी हमारा जून 2019 चल रहा है क्वेश्चन पेपर, इसमें आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका है। अभी हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे आए हैं और आपका मैंने कम्युनिकेशन भी करा दिया है फ्रॉम पेपर 1। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो देखनी हो, आपको अगर पिछली वाली वीडियो देखनी हो तो आप या तो आई बटन पे जा सकते हैं विच इज़ नाउ विजिबल, एंड नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। नाउ ये क्वेश्चन आपका आया था इन जून 2019, आपके अराउंड 11 क्वेश्चन आए थे बैंकिंग में से। सो सी, एक पैटर्न फिक्स नहीं है। अगर 10 आपके यूनिट्स हैं तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि हर यूनिट से आपके 10-10 क्वेश्चन आए, बट कहीं से 9 भी आए हैं, कहीं से सिर्फ 7 ही पूछे गए हैं और कहीं से 12, 13, 14 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। सो ऐसा नहीं है कि हर यूनिट में आपको उतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने पेपर 1 में भी देखा होगा, पेपर 1 में भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था। टीचिंग एंड रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कम्युनिकेशन से कम थे, तो इस तरह से हो सकता है। ठीक है, सो डोंट थिंक कि भाई अगर कोई यूनिट जो है आप छोड़ के चले जाओगे, तो क्या पता उस यूनिट से कम 15 क्वेश्चन आ जाएं। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो इसीलिए हर यूनिट को अच्छे से करो एंड मेक श्योर प्रीवियस ईयर पेपर तो बहुत ही अच्छे से करो, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है। So now this question says, which of the following is the predecessor of the IRDA Act 1999? मतलब इसका प्रेडिसेसर कौन था? एक प्रेडिसेसर होता है, एक सक्सेसर होता है। कि अगर सक्सेसर की बात करें कि आईआरडीए के बाद कौन आया, तो दैट विल बी सक्सेसर, एंड प्रेडिसेसर मतलब इससे पहले कौन सा था? इंश्योरेंस एक्ट था, या फिर लाइफ कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956, मैराइन इंश्योरेंस, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। नाउ व्हाट आई विल टेल यू हेयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो सबसे पहली चीज तो है, आप ये तो चलो आपको पता चल जाएगा कि जब आप सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कि इसका आंसर क्या है। नाउ आपका मेन जो मोटिव बनता है इसमें ये बनता है कि आप ये देखो कि आईआरडीए के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी हासिल करो और इसी टाइम पे इसको ओवर कर दो। ठीक है, आपको दोबारा विजिट ना करना पड़े इस चीज को, आपको ऐसे कर देना है। तो यही आपका मेन मोटिव होता है हर प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द इंश्योरेंस एक्ट 1938। अब आप इसमें क्या और जानकारी ले सकते हो कि आरबीआई जो आईआरडीए एक्ट है कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना था? तो इट वाज मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ऑन 7 जैन 1994 विच वाज हेडेड बाय, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये मल्होत्रा कमेटी जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, हेडेड बाय मिस्टर आर एन मल्होत्रा हु वाज अ रिटायर्ड गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप फंक्शंस देख सकते हो कि आईआरडीआई के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आईआरडीए के क्या फंक्शंस होते हैं आपके? आपका आईआरडी का फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स, कि जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको आपको फेयर ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस हिस्ट्री। फिर आपका टू सेट प्रमोट मॉनिटर एंड एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। ये सारे जो आपके फंक्शंस हैं इसमें मेन चीज यही बता रहा है कि आपको अपना जो इंश्योरेंस का सेक्टर है उसको हाईली इंटीग्रेटिव रखना है और स्पीडी आपका सेटलमेंट होना चाहिए इंश्योरेंस फ्रॉड्स का, और जो जेन्युइन केसेस हैं उनका तो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस ऑफ आईआरडीआई। तो आपको ऐसे ही करके चलना है हर क्वेश्चन में, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत टाइम लेते हैं। तो आप ये समझ के चलिए, अगर आप एक क्वेश्चन पेपर एक हफ्ते में कर रहे हो और वो भी अच्छे से रिसर्च करके कर रहे हो, देन यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डिजिटल पेमेंट सिस्टम? कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्या क्या इंक्लूडेड है? आरटीजीएस, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट और चेक। तो देखो, डिमांड ड्राफ्ट और चेक तो आपका, कई बच्चे सोचेंगे कि चेक हो सकता है, नहीं, आप फिजिकली लेके जाते हो ना, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में कहाँ से आता है? तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा दैट विल बी योर ए एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। एनईएफटी का अगर फुल फॉर्म है तो क्या है एनईएफटी का फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अगर आपने कभी
अब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सभी करते हैं, तो एनईएफटी अगर करते हैं तो वो किसके लिए करते हैं? जब आपका अमाउंट 2 लाख से कम होता है, आप उसके लिए एनईएफटी करते हैं। आरटीजीएस किसके लिए करते हैं? दैट इज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। वो आपका जब मोर देन 2 lakhs होता है तब आप आरटीजीएस करते हैं। नाउ देखो इनका टाइमिंग्स क्या रहता है, कई बार टाइमिंग्स भी पूछ सकते हैं। टाइमिंग्स जो मंडे टू फ्राइडे रहता है एनईएफटी का, वो 8 से 6:30 रहता है, और आरटीजीएस का 9 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है। और सैटरडे में क्या रहता है? सैटरडे में जो टाइमिंग रहता है, क्योंकि कई बार हॉलीडे भी होता है तो वो टाइम उसके हिसाब से मैटर करता है। 8 से 12:30 और 9 से 1:30, दैट इज डेट। तो इसीलिए आपका जो है ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चलापति राव कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ, ठीक है। चलापति राव कमेटी जो थी वो कौन से सेक्टर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए बनी थी? तो ये आपको आंसर करना है इसमें। तो इसके आंसर्स आपको दे रखा है स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। इसका आंसर होगा रीजनल रूरल बैंक। ये एज इट इज क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ ये नहीं है, बस आप ये देख सकते हो कि रीजनल रूरल बैंक में जो है अभी कितने हैं, कोई अगर नई न्यूज आई है उसके हिसाब से, तो वो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ऐसे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिडबी वॉज सेटअप एज अ सब्सिडरी ऑफ आईडीबीआई, ठीक है। तो वो आपको इसमें ये बताना है कि जब सिडबी जो है, जब आईडीबीआई ने सिडबी को मतलब लाया सब्सिडरी के रूप में अपनी, तो उन्होंने क्या क्या ऐसे फंक्शंस किए, क्या क्या इसमें से बेसिकली कौन सा ऐसा फंक्शंस है उनका, तो वो उसमें देखना है। तो टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ आईडीबीआई, या टेक द वेंचर कैपिटल ऑपरेशन ऑफ IDBI, reconstruction and rehabilitate the second closed industrial finance by IDBI, या facilitate finance and promote India's foreign trade। तो इसका आंसर है आपका टेक ओवर द फंक्शन ऑफ स्मॉल बिजनेस फाइनेंसिंग ऑफ IDBI, ठीक है। तो सिडबी का क्या मतलब है? सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज योर सब्सिडरी। ये आप क्या, ये आप देख सकते हो कि कब इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, अप्रैल 1990। और इसका क्या मेन मोटिव था कि इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एडमिनिस्टर करने की स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड एंड नेशनल इक्विटी फंड, जो कि पहले आरबीआई जो आपका आईडीबीआई रजिस्टर वो करता था, मॉनिटर। एंड इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर, राइट। वन मोर थिंग, आप फंक्शंस देख सकते हो, सारे फंक्शंस में कवर हो जाएगा कि सिडबी जो है रीफाइनेंस करता है लोन एक्सटेंडेड बाय द प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन टू एसएसआई, जो आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। डिस्काउंट्स एंड रीडिस्काउंट्स बिल फ्रॉम द सेल मशीनरी टू ट्रांसफर्ड और मैन्युफैक्चर्ड बाय इंडस्ट्रियल यूनिट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का चैनल्स आपको एक्सपेंड करने के लिए, या सर्विसेज जैसे लीजिंग फैक्टरिंग प्रोवाइड करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उनको आपको बेसिकली और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। इनिशियल स्टेप्स for technological upgradation and modernization, then timely flow of credit for both long term loans जो term loans होते हैं आपके, and working capital to SSI, ठीक है। and then corporate state level venture funds, देखो यहाँ पे पूछा हुआ है, टेक ओवर की बात नहीं की हुई है यहाँ पे देखो एक एक चीज होती है कि यहाँ पे आप ये देख के पढ़ो, और इसमें दे रखा है कि वेंचर फंड को एसोसिएट करना, वहां पे टेक ओवर बोल रहा है, दैट इज टोटली रॉन्ग। इट ग्रांट्स डायरेक्ट असिस्टेंस एंड रीफाइनेंस लोन्स एक्सटेंडेड बाय प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, तो वो आपको इसी तरह आपको आपके सारे जो है क्वेश्चंस में कवर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको मैच करना है इनको, इंटरबैंक कॉल मार्केट, कमर्शियल कमर्शियल पेपर एंड ट्रेजरी बिल। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर 2। आप करके देखिए, ठीक है, लगा के देखिए, उसके बाद आप आगे चलिए। तो इसका इंटरबैंक कॉल मार्केट क्या होता है? सारे आपको ये तो पता है, सारे जो है दे आर शॉर्ट टर्म मार्केट है आपके, मनी मार्केट है, तो इसीलिए ये तो आपको सबसे पहली चीज समझ में आ गई। तो इंटरबैंक कॉल मार्केट क्या होता है? शॉर्ट टर्म मनी मार्केट होता है जहाँ पे लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, वो जो इंटर बैंक रेट्स होता है उस पे आपकी सिक्योरिटीज को बाय करते हैं, ठीक है। तो वो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज इंटर बैंक कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, राइट, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। कमर्शियल बिल्स क्या होते हैं? ये आपका सेलर जो है वो इशू करता है आपके बायर के अगेंस्ट, जिसमें 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज की मेच्योरिटी होती है, तो उसको जब फंड की जरूरत पड़ती है तो वो ड्रॉ कर देता है बायर पर,
उसको बोल देता है कि जब उसको फंड की जरूरत होगी तो वो बायर जो है उस पर ड्रॉ कर दे और वो एक्सेप्टेंस दे दे अपनी, ठीक है। तो वो आपकी कमर्शियल बिल्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा मनी मार्केट। थर्ड है आपका कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसको कंपनी इशू करती है टू रेज फंड जनरली फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो इसीलिए इसको अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, जो एक प्रोमिसरी नोट के रूप में इशू होता है, एंड इट वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1990। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये आपके शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट टू कप टेम्परेरी लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स। पिटफॉल्स होते रहते हैं आपके इसमें इकोनॉमी में, तो उसको कवर अप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है जो 1 साल से कम की होती है। 1 साल से ज्यादा में कहाँ पे चली जाएगी? आपकी कैपिटल मार्केट में। सो बॉन्ड्स ऑफ लॉन्गर मेच्योरिटी आर कॉल्ड डेटेड सिक्योरिटीज, राइट। कितने टाइप के होते हैं? 91। ये आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें से कौन सा जो है ट्राई टाइप नहीं है ट्रेजरी बिल का। तो ये आपके 3 टाइप के होते हैं, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए जो इशू होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। ये तो बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है, अगर किसी को थोड़ा सा भी इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए। आरटीजीएस है, नेफ्ट है, स्विफ्ट है, डीडी है। तो आपका सीधा सीधा आंसर है स्विफ्ट, दैट इज सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसके लिए आपको क्या इसमें देखने की जरूरत है कि कब ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1973 में। एंड व्हाट इट यूजेस? अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉपर्टी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट यूजेस। और मनी ट्रांसफर के लिए क्या होता है? स्विफ्ट जो है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिक कोड देता है, जिसमें 8 या फिर 11 कैरेक्टर होते हैं, जिसमें 3 इंटरचेंजेबल नेम होते हैं। द बैंक आइडेंटिफायर कोड होता है, स्विफ्ट कोड होता है, और स्विफ्ट आईडी और आईएसओ 9362 कोड। तो ये आपका इस तरह से काम करता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है बेजल के बारे में। बेजल मतलब आपके बेजल नॉर्म्स जो बैंक से रिलेटेड है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो भी डालूंगी जिसमें वी विल बी कवरिंग, क्योंकि बहुत ही मेजर पार्ट है आपका, तो ये अच्छे से कवर होना चाहिए। तो एटलीस्ट 5-6 मिनट उसको समझाने के लिए चाहिए, तो वो मैं अच्छे से वीडियो आपका डालूंगी बेजल के लिए, तो उसमें कवर हो जाएगा। अभी इसमें क्या पूछ रहा है कि ट्रू नहीं है, ये आपको देखना है। इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजर्स प्रैक्टिसेस, ओके। बेजल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट इन 15 कंट्रीज, 1974 में एस्टेब्लिश हुआ था। डिस्टर्बेंसेस इन इंटरनेशनल करेंसी एंड बैंकिंग मार्केट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ट्रू। तो वो आपके G10 कंट्रीज थी, ना कि G15 कंट्रीज, ठीक है। गवर्नर जो थे कितने कंट्रीज के थे? 10 कंट्रीज के। और 1974 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये आपका ब्रिटन वुड सिस्टम जब आपका कोलैप्स हो गया था, तो उसको रिप्लेस करने के बाद आपका बेजल नॉर्म्स का इन्वेंशन हुआ, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड्स। हेज फंड्स can be sold to public. Investors in mutual funds must pay various fees and expenses, and mutual funds provide economies of scale to investment. सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स का क्या डिफरेंस है। हेज फंड्स जो होते हैं ये आपके जो लार्ज फाइनेंशियल हाउसेज होते हैं, जो लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो आपके बेसिकली पुल अप करते हैं अपने मनी को और हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है म्यूचुअल फंड्स की, तो ये जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है। हेज फंड्स आपके रजिस्टर्ड नहीं होते, या आपकी मर्जी होती है रजिस्टर कराना है या नहीं बाय और सेबी, लेकिन म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन डिफरेंस है विच यू हैव टू रिमेंबर। तो इसका आंसर होगा कैन बी सोल्ड टू पब्लिक। ऐसा नहीं है, ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, तो ये आपका पब्लिक के लिए नहीं होती, क्योंकि लार्ज बिजनेस हाउसेज इसको होल्ड करते हैं। तो अगर हेज की हम बात करें तो इट मीन सेफ गार्ड, एंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑन इन्वेस्टिंग इट मीन्स प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क। तो हेज फंड यूजेस द फंड्स कलेक्टेड फ्रॉम एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स लाइक बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, यही आपका मेन इसमें क्रक्स है, एंड फैमिलीज, एंड एंडोमेंट्स एंड पेंशन फंड्स। तो इसीलिए इनका जो मेन फंक्शन जो आपने देखा होगा, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, और इसीलिए इनको रजिस्टर्ड होने का जरूरत भी नहीं होता है आपका सेबी के पास। हेज फंड जो है, अगर सिंपल उसको बोलें तो वर्ड्स में, अ हेज फंड इज अ पूल ऑफ मनी दैट टेक्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग पोजीशंस, बाइज एंड सेल इक्विटीज, इनिशिएट आर्बिट्रेजिंग होती है ना आपकी, एंड ट्रेड bonds, currencies, convertible securities, commodities and derivative products to generate
returns at reduced risk. So this is the main difference between your hedge fund and mutual funds. देखो hedge funds are not mutual fund, ये ठीक है. Invest in mutual must pay various fees and expenses. Yes, very true. And mutual funds provide economies of scale to investment decision. Okay, right. ठीक है, तो एक चीज आपको समझ में आ गया, hedge funds and mutual का difference. Now, credit worthiness score in India ranges between, किस रेंज के बीच में आपका क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर होता है? 300 to 600, 300 to 900, 5000 to 1000 and 900 to 1600. तो ये आपका आंसर है 2, 300 to 900. क्रेडिट वर्दीनेस का क्या मतलब होता है कि लेंडर डिटरमाइन करेगा कि आप अपने जो है डेट जो आपने लिया हो उस पर कितने आपकी ऑब्लिगेटरी है, कितने आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप जो है रिटर्न कर दोगे. मान लीजिए मैंने क्रेडिट लिया ए से, तो ए को कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मैं कितने टाइम में रिटर्न कर दूंगी उसको, या कितनी उसको होप है. टाइम की भी बात मत करो कि मैं रिटर्न कर दूंगी अकॉर्डिंग टू द एसेट्स आई हैव, अकॉर्डिंग टू माय फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट आई हैव. ठीक है, तो वो आपका क्रेडिट वर्दीनेस स्कोर बताता है आपको. ठीक है, तो और हाउ वर्दी यू आर टू रिसीव न्यू क्रेडिट, कि आपको अगर ठीक है ओल्ड क्रेडिट भी आपका पूरा आपने पे नहीं किया लेकिन आप न्यू क्रेडिट चाहते हो, तो कितना आपका वर्दीनेस है उस न्यू क्रेडिट को अवेल करने के लिए. सो योर क्रेडिट वर्दीनेस इज व्हाट क्रेडिटर्स लुक एट बिफोर दे अप्रूव एनी न्यू क्रेडिट टू यू. सिंपल एज दैट. एंड क्रेडिट वर्दीनेस इज डिटरमाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर रीपेमेंट हिस्ट्री एंड क्रेडिट स्कोर. क्रेडिट स्कोर्स होती है ना जो आपकी जैसे आपकी हो गई मूडीज, ये क्रेडिट स्कोर आपका बताती हैं. Some lending institution also consider available assets and the number of liabilities you have when they determine the probability of default. तो इंडिया की अगर बात करें तो 300 to 900 आपका लाई करता है क्रेडिट स्कोर, बीइंग द हाईएस्ट, 900 बीइंग द हाईएस्ट एंड 300 बीइंग द लीस्ट. तो स्कोर में क्या रहता है आपका कि इज कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल. Banks and most of the financial institution prefer extending credit to an individual whose score is 750 या फिर उससे ज्यादा. राइट, तो ये आपके आज के क्वेश्चंस. एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन. मुझे इफ यू हैव एनी सजेशन कि मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए एंड लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन और इन एनी सब्जेक्ट दैट द वीडियोज आई एम अपलोडिंग. थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को. थैंक यू सो मच.